बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। पढ़ाई ठीक जा रही है जी आप लोगों की? समझ आ रहा है? खान साहब कितने लेक्चर कंप्लीट करनी है पीछे से? कितने लेक्चर्स रह गए हैं आपके अभी? 15 रहते हैं। मिस आपके इस पे ख़त्म हो जाएंगे। वो बच्चा किधर गया जो नहीं आए हुए थे? वो बाकी सबके लेक्चर्स कंप्लीट हैं जी? कितने रहते तुम्हारे अभी तक? तुम चुआरे हो। ले जी, नॉन करंट असेट्स के प्रोसीजर हो गए थे कंप्लीट। किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या तो पढ़ा होगा और समझ आ गया होगा, या तो पढ़ा ही नहीं होगा तो सवाल पैदा ही नहीं होता समझ आने का। क्यों भाई, नहीं पढ़ा ना अभी तक? चुआरे हो ना। ले जी, अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इट इज रिलेटिंग टू द करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर जो आज हमारी डिस्कशन होगी कैश एंड बैंक के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करें तो जो करंट एसेट्स हैं उसके अंदर कैश एंड बैंक की हेडिंग भी आ रही होती है। अब कैश एंड बैंक में एक कैश एंड बैंक होता है और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड बैंक एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? जी मौलाना साहब, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश एंड बैंक और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश जो प्रेजेंट कैश है और बैंक जो जितना अमाउंट बैंक में है। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? मौली साहब, FR1 पास है, FR2 पास है, आपने I7 पढ़ा है? कैश फ्लो, कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है? भूल गए, रट्टा लगा के अकाउंटिंग को पास करते हो लाला, फिर भूल जाते हो जी। हाँ जी आप बताएं। रेडिली कैश में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन डिमांड। और क्या चीज आती है जिसमें लाइबिलिटीज आ सकती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लाइबिलिटीज आ सकती हैं। अकाउंटिंग पास है, अकाउंटिंग पास है और पास नहीं लग रही जी। कोई ओवरड्राफ्ट्स आ सकते हैं, रनिंग फाइनेंस आ सकते हैं, क्योंकि रनिंग फाइनेंस या ओडी की फैसिलिटीज होती है ये आपके बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट बनती है। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कैश एंड बैंक ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अगर ओडी का बैलेंस आपने या रनिंग फाइनेंस का बैलेंस को आपने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाया तो वो नेगेटिव फॉर्म में जा सकता है। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये कहां पे यूज होता है? IS7 में यूज होता है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। जो कैश एंड बैंक है ये सेपरेट लाइन आइटम है और ये जो है इससे रिलेटेड जो आपके पास जो मैटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैश एंड बैंक में रिस्क क्या है। कैश में एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा रिस्क है कि क्या वाकई कैश आपके पास पड़ी हुई है भी या नहीं पड़ी हुई। बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो भी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही है। इन कैश एंड बैंक में जो मेजर रिस्क होता है आपका एग्जिस्टेंस पे होता है, फिर कंप्लीटनेस पे होता है कि सारी की सारी कैश आपकी इंक्लूडेड है या नहीं है। फिर बताएं कि जो आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं, क्या बैंक बैलेंस के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है? बैंक बैलेंस के ऊपर वो बच्चे जो समझते हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर
रिस्क होता है वो हाथ खड़ा करें। रिस्क किस चीज का होता है? रिस्क किस चीज का? एक मिनट ठहरें, मिस स्टेटमेंट छोड़ दें। क्या प्रवीण का रिस्क हमारे बैंक बैलेंस पे होता है? अकाउंटिंग कहां पढ़ के आए हो? मुझे लग रहा है मैं आप लोगों ने खड़ा करके ना सजा दूं और हाथ खड़े करवा दूं। पर मुझे इसी बताएं, क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? द काउंटर पार्टी विल रिमेन अनेबल टू पे द कंपनी। तो बैंक इज द काउंटर पार्टी। क्या बैंक डिफॉल्ट नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता बैंक डिफॉल्ट? क्या चीज? बेशक रेगुलेटेड है, डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकता? अभी रिसेंटली यू फॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को उन्होंने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। खरीद लेगा तो अलग बात है ना, डिफॉल्ट तो कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क तो मौजूद है। क्या चीज? खत्म हो जाएगी सब चीज आपकी। देखें, आपको मैसेज अक्सर बैंक की तरफ से आता है कि अप टू पीकेआर 500,000 हर बंदे का जो है ना बैलेंस इंश्योर्ड है। अगर आपके बैंक बैलेंस में 5 मिलियन पड़ा है तो इंश्योर्ड कितना बैलेंस है आपका? 5 लाख का। तो बाकी पैसे किधर गए? तो क्या प्रीमियम आ सकती है? समिट बैंक था, आज समिट बैंक का नाम नजर आता है आपको कहीं पे? समिट बैंक के बैंक बैलेंस किसी के पास पड़े होंगे तो क्या उसमें प्रीमियम नहीं आएगी? आएगी, आ सकती है। सो दिस मिसकंसेप्शन शुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर हेड्स। और इसको आप रट्टे की तौर पे ना समझें, आप कॉन्सेप्ट की बेस पे समझें। जहां पे क्रेडिट रिस्क होता है वहां पे रिस्क का डिफॉल्ट होता है, और जहां पे रिस्क का डिफॉल्ट होता है वहां पे प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट आ सकती है। ऑल दो चांसेस रिमोट हैं, कम चांसेस हैं। होता क्या है, मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हूं। बैंक की रेटिंग होती है, रेटिंग्स का पता आपको? ए पॉजिटिव, डबल ए, ट्रिपल ए, डबल ए बी, ट्रिपल बी, ये क्या है? ये सारी क्रेडिट रेटिंग्स हैं। अगर एक बैंक की क्रेडिट रेटिंग ओवर द टाइम डिटोरिएटेड होती जा रही है, यानी खराब होती जा रही है, दिस इज द इंडिकेशन कि कंपनी जो बैंक है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। अब होता क्या है, जो आपका फॉर्मूला होता है, मतलब जो प्रीमियम का फॉर्मूला है उसको कहते हैं ईसीएल। क्या कहते हैं? ईसीएल। ईसीएल इज इक्वल टू होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ईएडी होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। द क्लोजिंग बैलेंस विच इज एट द एक्सपोजर, यानी कि जिसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, द बैलेंस, यानी इसको क्या कहते हैं? बैलेंस। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई बाय पीडी। पीडी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। पीडी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। मल्टीप्लाई होता है एलजीडी, लॉस गिवन डिफॉल्ट। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, जो बैलेंस है आपका, यानी कि फॉर मैं कहूं अगर ₹1,00,000 का बैलेंस है, उसके ऊपर 2% चांस है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होने के, और लॉस गिवन डिफॉल्ट है। इस हिस्ट्री में कितनी दफा डिफॉल्ट हुआ है? हम कहते हैं हिस्ट्री में 10 दफा, 10% से डिफॉल्ट हुआ है। तो ये आपकी क्या बनेगी? 0.2 की या 200 की आपकी क्या बनेगी? प्रीमियम बनेगी। अब ये रेट्स होते हैं, ये आपके पास आलमी अदारा है जिसका नाम है मूडीज। मूडीज जो है इसके ऊपर क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर डिफॉल्ट रेट इंश्योर करता है कि कितना डिफॉल्ट रेट होता है। उसमें फिर ओवर द ईयर्स की वर्किंग होती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग A+ है और बैलेंस 1 साल आउटस्टैंडिंग है तो उसकी क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। अगर बैलेंस 2 साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। तो अल्टीमेटली आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और ये चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कि यहाँ पे बैंक बैलेंस के ऊपर भी ECL या प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट के प्रोसीजर्स आ सकते हैं। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पेपर में बैठ के इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? वैल्यूएशन का रिस्क भी आपको होता है। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का भी रिस्क होता है। जाहिर बात है, जब आप कैश एट बैंक पड़ी है आपकी कोई, और आपने उस बैंक बैलेंस के ऊपर लियन क्रिएट कराया हुआ। लियन क्या होता है? चार्ज क्रिएट करवाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक से लोन लिया और बैंक ने कहा कि आप लोन तो ले रहे हैं लेकिन आप इतने % जो है ना अपना जो बैंक बैलेंस है वो हमें लियन के तौर पे रखवा दें। आप अपने कोई और एसेट हमें क्या कर दें, लियन के तौर पे मार्क करवा दें।
अब वो जो लीगल मार्क मेरा बैंक बैलेंस है वो मैं यूज नहीं कर सकता, तो मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिस्क्लोजर देना होता है कि हमारे बैंक बैलेंस में इतना बैलेंस मौजूद है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बात समझाई। फिर इसी तरह से आपके पास जो बैंक बैलेंस होता है ये फिर दो तरह के अकाउंट्स में पड़ा होता है, करंट नहीं और सेविंग। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के ऊपर क्या मिलता है आपको? मार्कअप। तो मार्कअप के भी आपके जो डिस्क्लोजर होते हैं वो देने होते हैं। एक तो आपने मार्कअप की अमाउंट डिस्क्लोज करनी होती है, फिर आपने मार्कअप का रेट डिस्क्लोज करना होता है, फिर आपने इस रेट के दो रेट होते हैं, फिर एक ड्यूरिंग द ईयर का रेट जो एवरेज होता है बेसिकली, और क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग के ऊपर आपका रेट क्या है, ये सारे क्या हैं? दीज आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से अगर कोई कैश आपकी यूज नहीं हो सकती, उस कैश के ऊपर भी आपने क्या देना है? लीन का नोट देना है कि ये कैश हम यूज नहीं कर सकते। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट का पार्ट नोट भी दिया जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। लाइक इसमें बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक है, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं। ये सारे मिलाते तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बनते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनते हैं आपके। बात समझाइए आपको। अब बेटे यहां पे एक बड़ा रिस्क है। वो रिस्क क्या है? जब आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने बीआरएस पढ़ी होगी। पढ़िए बीआरएस। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, ये क्या होता है? एक आपकी बुक्स में बैलेंस है और एक बैंक की बुक्स में बैलेंस है। अब दोनों की बुक्स में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। अकाउंट्स में कौन सा बैलेंस जाएगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस है वो कौन सा होगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा या आपका आपके जीएल का बैलेंस होगा? बैंक स्टेटमेंट का, है ना? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा ना जी मिस? बैंक स्टेटमेंट का होगा ना बैलेंस जी? बैंक स्टेटमेंट का होगा या जीएल का होगा? पूरा सवाल दोबारा पूछ लेते हैं जी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट बैंक बैलेंस की डिस्क्लोज होती है वो जीएल का बैलेंस होता है या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता है? बैंक स्टेटमेंट का होता है ना? बैंक स्टेटमेंट को भूल गए आप लोग। कौन सा बैलेंस होता है जी? जीएल का बैलेंस होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज बैलेंस होता है वो कौन सा होता है जी? जीएल का बैलेंस होता है। अब उस जीएल के बैलेंस में कुछ एरर हो सकते हैं, उस जीएल के बैलेंस में कुछ एरर्स हो सकते हैं, और उस जीएल के बैलेंस में कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो जीएल है और एक बैंक स्टेटमेंट है। जीएल से बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए दो मैटर्स हो सकते हैं, प्लस और माइनस क्या होंगे? एरर्स। और प्लस और माइनस क्या होंगे? टाइमिंग डिफरेंस। तो वहां से हमारा क्या बैलेंस निकलेगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकलेगा। एरर्स क्या हैं? एरर्स वो काम है जो बैंक ने कर दिए हैं लेकिन आपने अपने पास उनको अभी रिकॉर्ड नहीं किया, और वो टाइमिंग डिफरेंसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप हर महीने एक सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन फी आपके बिहाफ पे हर महीने डिडक्ट हो जाती है। तो बैंक ने एंट्री क्या की होगी? बैंक ने एंट्री की होगी आपका डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक ने तो कैश दिया होगा। लेकिन ये कहां पे एंट्री हुई? ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में हुई। अब जीएल में क्या होना चाहिए था? जीएल में होना चाहिए था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये कहां पे एंट्री हुई है? बैंक स्टेटमेंट में तो होगी है लेकिन जीएल में नहीं हुई। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये एरर है, ये ओमिशन है। इसको क्या करना चाहिए हमें? इसको हमने अपने जीएल के बैलेंस में क्या करना है? एडजस्ट करना है। इसको हमने कहां पे करना है? जीएल के बैलेंस में एडजस्ट करना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरर और ओमिशंस होते हैं ये कहां पे एडजस्ट होते हैं? एंट्री के थ्रू एडजस्ट होते हैं। और जो बाकी टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं ये एंट्री के थ्रू एडजस्ट नहीं होते, बल्कि इनके ऊपर क्या होता है, आप इनके ऊपर रिकंसाइलिंग आइटम्स की एक रिकंसिलेशन बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले जो भी जीएल का बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देते हैं जो एरर और ओमिशन है वो कहां पे एडजस्ट होती हैं? जीएल में एडजस्ट होती हैं। और जो बाकी टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं वो कहां पे एडजस्ट होते हैं? रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पर आपके एडजस्ट होते हैं। अब देखें उसमें फिर वही बात है, बैलेंस एज पर जीएल। दो तरह के टाइमिंग डिफरेंस मेन होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है? आपने चेक दे दिया, अगली पार्टी ने उसको जाके प्रेजेंट नहीं किया। जब आपने चेक दिया तो आपने जीएल में क्या एंट्री पास की थी? आपने क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट किया था और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। क्या ये एंट्री बैंक में हुई है? नहीं। अब बैंक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। बैंक का बैलेंस क्या है? और जीएल का बैलेंस क्या है? कम। अब मैंने क्या इसको अपने पास जीएल में एंट्री रिवर्स करूं? आंसर होगा नो। इनिशियली आंसर होगा नो। इसको क्या करें? रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पर अनप्रेजेंटेड चेक बनाएं और यहां पे अपने बैलेंस एज पर जीएल के अंदर ऐड कर लें। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? अब यहां पे आपने ये देखना है कि कहीं ये अपना पोस्ट डेट, वो क्या कहते हैं, नहीं ओवर डेटेड क्या कहते हैं, टाइम बार चेक तो नहीं हो गया। अब इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है ऑडिटर के लिए? ऑडिटर के लिए पहला रिस्क तो यह है कि जितने अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो प्रॉपर्ली क्या हो, आइडेंटिफाइड हो। दूसरा रिस्क क्या है कि भाई ये जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये टाइम बार तो नहीं होंगे। टाइम बार कौन से होते हैं? जिनकी 6 मंथ तक प्रेजेंटेशन आपके बैंक में नहीं हो, वो क्या हो जाते हैं? आपके टाइम बार चेक हो जाते हैं। तो यहां पे पहला रिस्क क्या है? टाइम बार चेक्स तो नहीं है। दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क ये है कि ये जो चेक्स थे ये सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। ये बात समझ आई आपको? देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चेक दिया, सिर्फ मैंने ये अपनी लायबिलिटीज को कम दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक आपको चेक दे दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? उसकी पेमेंट तो करनी नहीं थी। मैंने जब चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या पास की? मैंने क्रेडिटर डेबिट कर दिया और बैंक क्रेडिट कर दिए। ईयर एंड गुजरेगा तो मैंने इसकी क्या पेमेंट करनी है? नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा? ईयर एंड के बाद जाकर इसको क्या कर दूंगा? इस एंट्री को ही रिवर्स कर दूंगा। तो दूसरा रिस्क जो होता है वो ये होता है कि जो आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स मौजूद हैं वो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड जाके क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर ये क्लियर नहीं होते तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। आपके आपने क्रेडिटर्स को आपने कम किया हुआ, कुछ और किया हुआ है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द ईच एंड एवरीथिंग। फिर यही चीज जाके आप लिंक होती है अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज के साथ जाके। याद होगा आपको अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी का जब रिस्क करते थे तो हम सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड के बाद की जाके पेमेंट्स लेते थे। तो अल्टीमेटली वो बीआरएस में तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना वो। ये बात समझ आइए आपको? देखें जो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की जो पेमेंट है, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की पेमेंट है, अगर वो हमारे पेबल पिछले पीरियड से लिंक्ड है और मैंने पेमेंट पहले कर दी थी उसकी, तो मुझे क्या करना होगा? उसको बीआरएस में जाके चेक करना होगा कि कहीं वो अनप्रेजेंटेड चेक के तौर पे वो अमाउंट आ रही है या नहीं आ रही। ये शायद आपको थोड़ा प्रोसीजर मुश्किल लगा होगा, ये आपके ऊपर से गुजर गया होगा, लेकिन परेशान नहीं होना। तो एडवांस लेवल का प्रोसीजर है, आगे जाके समझ आ जाएगी जब पेबल फंक्शन को हम देखेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है इसमें? लेस करते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? आपने पैसे ले लिए हैं और आपने चेक्स ले लिए हैं और चेक को आपने जमा नहीं कराया। जब ले लिए हैं तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी? मैंने बैंक को डेबिट किया होगा और रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा या इनकम को क्रेडिट किया होगा। तो ये एंट्री मैंने अपने जीएल में तो कर ली है। क्या बैंक स्टेटमेंट में ये एंट्री हुई है? बैंक स्टेटमेंट एंट्री हुई है? जब बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं हुई तो ये क्या है? रिकंसाइलिंग आइटम है। सेम यहां पे भी वही चीज देखनी पड़ती है, टाइम बार तो नहीं है और सब्सिक्वेंट ईयर के बाद जाके वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इस बीआरएस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होता है? बैलेंसेस पर जीएल में अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड किया जाए, अनक्रेडिटेड को माइनस किया जाए, तो रिमेनिंग जो नेट रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होना चाहिए? आपके
बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर आना चाहिए। ये बात समझाइए आपको? ऊपर से तो नहीं गुजर गई? ये तो आपको वही नॉलेज है जो बेटा आपने ऑलरेडी FAR 1 में इंटू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ। फिर जो मार्कअप इनकम आ रही है उसको रिकैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। उसको रिकैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है कि जो रेट है उसको उसके एग्रीमेंट के रेट से चेक कर लिया जाए और उस रेट को जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट से जाके वेरीफाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मुझे कहा कि आपको काइबोर की बेस के ऊपर मैं मार्कअप दूंगा, तो काइबोर का जो रेट है कहां से आता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे जाके हम उस बैलेंस को देखेंगे और जो रेट आ रहा है उस रेट को देखेंगे और वहां से रेट को कर लेंगे कंपेयर। फिर हम रिकैलकुलेशन कर लेंगे किसकी? मार्कअप इनकम की। फिर हम क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस कर लेंगे कि वो इनकम हमारी बैंक स्टेटमेंट में आई है या नहीं आई। ये बात समझ आ गई आपको? अब यहां पे ना दो चीजें आती हैं फर्दर। अब बात आती है एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस में दोनों चीजें हैं, कैश की एग्जिस्टेंस और बैंक की एग्जिस्टेंस। कैश की एग्जिस्टेंस को किस तरह से वेरीफाई करेंगे? फिजिकली जाएंगे, फिजिकली जाके कैश को काउंट कर लेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस का रिस्क खत्म हो जाएगा। बैंक की एग्जिस्टेंस को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? किस तरह इंश्योर किया जाएगी? कहां से? बैंक स्टेटमेंट इज वन ऑफ द सोर्स, बट द सोर्स विच इज इंपॉर्टेंट इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सो वी सर्कुलाइज द कंफर्मेशन टू द बैंक। हम बैंक में कंफर्मेशन लेटर लिखते हैं, उस कंफर्मेशन लेटर के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछते हैं। उन सवालात के साथ एक सवाल कंपनी के बैंक बैलेंस का भी होता है, तो वहां से हमें एग्जिस्टेंस की इंश्योरेंस मिल जाती है। अब इससे मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने प्रोसीजर्स को देख रहे होंगे तो वी विल बी सीइंग द टू प्रोसीजर्स मेनली, एक फिजिकल कैश काउंट और दूसरा आपका बैंक कंफर्मेशन। ये दोनों में पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपको बुक के ऊपर इसकी रीडिंग कराता हूं। आपका मैं अपनी लाइव सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करूंगा कैश काउंट। कैश काउंट में सबसे पहले जो ऑडिटर होता है ये इंतहाई शूदर ऑडिटर होता है, इंतहाई जूनियर ऑडिटर होता है जिसको स्टॉक काउंट की असाइनमेंट्स पे भेजा जाता है, कैश काउंट की असाइनमेंट्स पे भेजा जाता है। जो होता है ना बेसिकली जूनियर ऑडिटर, उसके ज़हन में क्या होता है? क्लाइंट पे जाऊंगा रोटी मिलेगी, क्लाइंट पे जाऊंगा चाय अच्छी मिलेगी, क्लाइंट पे जाऊंगा ट्रैवलिंग मिलेगी, क्लाइंट पे जाऊंगा तो क्लाइंट पे जाके दबका लगाऊंगा और दाढ़ी ऐसी की तैसी। तो की कहते पे ये राइट क्या आ जाते हैं उस बच्चे के पास मौजूद आ जाते हैं जब वो कैश काउंट पे या स्टॉक काउंट पे जाता है और वो एडिटर के नाम से, ऑडिटर नहीं एडिटर के नाम से मशहूर होता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के जो बंदे होते हैं वो से इंतहाई डर रहे होते हैं, वो एक ब्लॉक की तरह मौजूद होता है। वो वहां पे जाता है क्लाइंट की प्रीमिसेस पे और टैके के साथ जाता है और टैके के साथ जाके बात करता है और क्लाइंट को डराने की और धमकाने की कोशिश करता है। और आगे कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा बैठा हो तो वो आगे से ऐसा दबका लगाता है कि ऑडिटर की कुछ समझ नहीं आती और बेचारा बिल्कुल चुप होके बैठ जाता है। तो इसलिए एहतियात बरतनी है आप लोगों ने भी, जब किसी कैश अकाउंट पे जाएं तो आगे पढ़ा लिखा इंसान मौजूद हो तो उसके आगे आपने कोई दबका लगाने की कोशिश नहीं करनी। अगर रिवर्स दबका लगाना तो वो बंदूक का बैक फायर होता है, तो बैक फायर अपने आप को ही लगता है, तो वैसा बैक फायर लगाएगा कि आपको खुद ही आके गोली लग जाएगी। सबसे पहले जनाब आप अच्छे बच्चे बन के क्लाइंट की प्रीमिसेस पे सुबह 8 बजे शशका लगा के पहुंचे होंगे। आप क्लाइंट पे जाने से पहले जनाब फुल टाइम सारे दोस्तों को बता के, अपने रूममेट्स को बता के जाएंगे आज मैं कैश काउंट करने जा रहा हूँ, आज मैं क्लाइंट का छोड़ना नहीं है, आज मेरा पहला दिन ऑडिट का, आज मैंने ऑडिट के अंदर तो जाके ना तबाहियां लगा देनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अपना जो है वो बैग शैग पैक करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो नए नए बच्चे बेचारे आए तो उनको पता ही नहीं होता। स्टॉक काउंट और कैश काउंट के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने कैजुअल ड्रेसिंग में जाना है। पहला रूल कैजुअल ड्रेसिंग में जाना है। लड़के टाइयां लगाई होती हैं जनाब, नीचे पतलूने पहनी होती हैं, वाली ड्रेस पेंटें पहनी होती हैं, ड्रेस वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है और जनाब बेहतरीन। उनको बताया होता है कि आपने जब फॉर्म में जाना है तो आपने फुल मम्मी डैडी बन के जाना है। और वो ये नहीं बताया जाता कि जब आपने फॉर्म में जाना है तो फॉर्म के बाद फिर आगे जो क्लाइंट पे जाना है तो वहां पे स्टॉक काउंट या कैश काउंट के लिए आपने जीन्स की पैंट पहन के जानी है, क्योंकि वहां पे प्लांट मशीनरी भी लगा होता है। तो अगर शलवार कमीजें पहन के जाएंगे तो खुदा ना खासा किसी मशीन के अंदर आपकी शलवार कमीज ना आ जाए।
ये इशू होता है, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। वहां पे उसे क्या कहते हैं, डस्ट होती है, मट्टी होती है, आप सफेद कपड़े पहन के जाएं और वहां से निकले तो पता चले कि आपकी कुछ और ही हालत बनी पड़ी है। ये बेटा प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, ये आप लोगों ने समझ के जानना है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके जानना है। आपको ये वहां पे कोई भी नहीं बताएगा, फिर आप कहेंगे ग्रुप्स के अंदर आके मुझे मेरे सीनियर ने गाइड नहीं किया, आप बताए क्या करूं। और भाई सीनियर ने गाइड को नहीं करना आपको, ठीक है। गाइडेंस आपकी अपनी खुद होती है, आप खुद एक बेसिक सेंस होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले जब स्टॉक काउंट होता है तो एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फ्रॉम द फर्म। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि जब ईयर एंड करीब आता है या पीरियड एंड करीब आता है तो उससे पहले एक स्टॉक काउंट की और कैश काउंट की प्लानिंग होती है। हम लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स अपने इकट्ठे करते हैं, उन हर लिस्ट ऑफ क्लाइंट की जितनी लोकेशंस के ऊपर कैश काउंट होता है या स्टॉक काउंट होता है, हम उसकी लिस्ट एक क्लाइंट से मंगवाते हैं, हम वो भी शीट अपडेट करते हैं। फिर हम उसके आगे डेज प्लान करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 30 जून पे काम करना है, यकम को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, हम कितने दिन काम करेंगे उतने दिनों के हम कॉलम्स बना लेते हैं। फिर हम अपने एक एक क्लाइंट को प्लान आउट करते हैं, उसके साथ हमारे पैरेलल में स्टाफ की लिस्ट आ रही होती है कि मैंने स्टाफ को किस तरह से एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल वहां पे हम कंट्रोल क्या लगाते हैं कि आप 3 की एलोकेशन अगर फर्स्ट की हुई है तो आपको फर्दर फर्स्ट का क्लाइंट कोई और ना मिले। फिर हमारा फिल्टर क्या होगा कि आपको 2 का क्लाइंट मिल जाए, 3 का क्लाइंट मिल जाए, 4 का क्लाइंट मिल जाए। तो फिर हम ना उसको अपने रिसोर्स वाइज अपनी प्लानिंग शीट को कंप्लीट करते हैं। हम अपनी सारी लिस्टें बना देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं। ये मैनेजर लेवल का काम होता है या सुपरवाइजर लेवल का काम होता है, वो सारी लिस्टें तैयार कर देते हैं। लिस्ट तैयार होगी, फिर उसके बाद एक कॉन्टैक्ट पर्सन होता है क्लाइंट का और एक कॉन्टैक्ट पर्सन होता है फर्म का। फर्म के कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, जो बच्चा वहां पे जा रहा होगा, और एक मेन कॉन्टैक्ट पर्सन होगा। मेन कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, जो ओवरऑल प्लानिंग कर रहा होगा उस स्टॉक अकाउंट की। नींद आ रही है तुम्हें? फिर क्या होगा, आपको क्लाइंट का नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा क्लाइंट से जाके डिस्कस कर लें कि आपने क्लाइंट पे जाके स्टॉक काउंट या कैश काउंट करना है तो आपने किस तरीके से वहां पे पहुंचना है। डेली शेली का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आपने क्लाइंट से पूछ लेना कि क्या आपको ट्रैवलिंग देगा, वो ट्रैवलिंग देगा तो गाड़ी कहाँ पे आएगी, कैसे नहीं आएगी, वो सारी बातें आपने लॉजिस्टिक मैटर को पूरा कर लेना है। फिर बच्चों को खुद भी थोड़ा खुश व खुरमी होती है, सुनना होता है कैश काउंट और स्टॉक काउंट पे खाबे होते हैं, तो बच्चे पहला फोन करके कहते हैं सर रोटी मिलेगी, सर चाय मिलेगी। तो बच्चे ऐसे सवाल खुद भी कर लेते हैं। यानी आप ये सवाल कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आपने किसी रिमोट लोकेशन पे जाना है, वहां पे खाने पीने का कोई इशू होता है, ये ना हो कि बाद में आपको वहां पे जाने के बाद खाने पीने का इशू फेस करना पड़े। तो आप पहले क्लाइंट से पूछ लीजिए खाना पीना आप देंगे या हमने खुद मैनेज करना है। जब ये सवाल कर देते हैं तो आपकी इज्जत बच जाती है। अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते रोटी मिलेगी, आप ये कह सकते हैं खाना आप मैनेज करेंगे सर या हमने खुद मैनेज करना है। फिर बता दें अकॉर्डिंगली हम अपने टिफिन और लंच बॉक्सेस घर से बनवा के ले आए, बनवाता कोई भी नहीं है। फिर जनाब वाला ये तो काम हो गया कंप्लीट। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जब आपने किसी क्लाइंट पे जाना है तो कैश काउंट के दौरान आपने किसी कैश को हाथ नहीं लगाना, कैश को हाथ नहीं लगाना। ये ना हो कि जब आप वहां से निकले और आप इल्जाम लग जाए कि एडिटर ने कैश चोरी कर ली, एडिटर ने कैश चोरी कर ली। आपने कैश को हाथ नहीं लगाना। फिर दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपने सबसे पहले क्लाइंट से लेनी है लिस्ट क्या लेनी है? कैश की डिटेल। अब कैश की डिटेल क्या होगी कि मेरे पास 5,000 के कितने नोट पड़े, 1,000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के 20 के कितने हैं, 10 के कितने हैं और कितने कॉइन्स हैं। आप उसकी कंप्लीट क्या ले लें, डिनोमिनेशन के साथ लिस्ट ले लें। और फिर उसके बाद देखें, अब अगर एक पैक है तो अगर 5,000 के पैक है तो उसमें कितने नोट होंगे? 5 लाख होंगे। अगर पैक सील्ड है, उसके अंदर कोई मतलब बैंक स्टैंप लगी हुई है और उसमें से नोट नहीं निकल सकता, तो वो आप सिंपल काउंट कर सकते हैं दूर से ही लॉकर खोल के, ये 10 पैक पड़े हैं तो 10 पैक का मतलब क्या है? 50 लाख। तो आप 50 लाख टिक कर लेंगे। अब अगर आपको शक है कि भाई कोई कॉपी में पैसे कम है, आप अपनी मर्जी से कॉपी निकलवाएं और उसको कहो कि यार इसको काउंट करो, उसको कहो काउंट करो। आप काउंटिंग के प्रोसेस के ऊपर क्या कर ले, खुद ऑब्जर्वेशन कर ले। फिर उसके बाद आप क्या करें, उसी सेम कॉपी को आप उसकी जो ऑटोमेटिक नोट काउंटिंग मशीन नहीं होती उसमें डालें और वहां पे चेक कर लें कि उस कॉपी में इतने ही नोट हैं या नहीं है। वहां से आपका रिस्क कौन सा खत्म हो जाएगा कि भाई वाकई पैसे पूरे हैं या नहीं है। फिर आपने देखना है कि जहां पे कैश रखा गया है क्या वहां पे कोई फिजिकल कंट्रोल लगाए गए हैं। फिजिकल कंट्रोल क्या हो सकते हैं? लॉकर में होने चाहिए,
लॉकर दो चाबी होनी चाहिए, एक चाबी होनी चाहिए अकाउंट्स वाले के पास और दूसरी चाबी किसके पास होनी चाहिए? जो कैशियर के पास। अच्छा, अब दोनों डिफरेंट ताले होने चाहिए ताकि कैशियर अकाउंटेंट की मौजूदगी के बगैर उसको एक्सेस ना कर सके और अकाउंटेंट कैशियर की मौजूदगी के बगैर उसको एक्सेस ना कर सके। एक्सेस कर लिया तो पैसे निकाल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मौलवी साहब की नींद खराब हो जाती है, मौलवी साहब कहते हैं कि 5 लाख रुपए चुप करके निकालता हूं, 2.5 लाख रुपए नौशरवान को दे दूंगा, 2.5 लाख रुपया खुद रख लूंगा। अब ये जाते हैं लॉकर के पास, चाबी लगाते हैं, आगे खोलते हैं तो एक और ताला लगा हुआ है, बस चुका है, वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, मौलवी साहब आते हैं, नौशरवान साहब बात सुने। मैं कहा जी सर जी उसमें ना कैश पड़ा है, तो एक काम करते हैं 5 लाख निकालते हैं, 2.5 लाख आप रख लीजिए, 2.5 मैं रख लूंगा। मौलवी साहब मुझे भी बरगला के ले जाते हैं साथ, वहां पर ताला खोलते हैं, दूसरा ताला मैं खोलता हूँ, 5 लाख रुपये निकाला और चल दिए। ये क्लूजन होती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्लूजन का कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल क्या है? जो आपने 2 ताले लगाने थे वो लगा दिए, अब उसके बावजूद भी मसला आ सकता है। फिर आपने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, फिर आपने ये देखना है कि जो कैश इन होती है या कैश आउट होती है तो उसका क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता। These all are the basic procedure that has to be performed while performing the cash count. और कैश काउंट करने के बाद आप कैश के कट ऑफ के प्रोसीजर लगाते हैं। कट ऑफ क्या होता है? पेमेंट्स के कट ऑफ, कि भाई जो पेमेंट जिस पीरियड की है उस पीरियड में ही रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। तो आप बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट, कैश पेमेंट, कैश रिसीट, इसके कट ऑफ लगाते हैं और कट ऑफ की बेसिस के ऊपर आप इंश्योर करते हैं कि जो जिस रेलिवेंट पीरियड की पेमेंट थी उस पीरियड में ही रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। अब वो कट ऑफ के प्रोसीजर को किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उतना इशू नहीं है उसके अंदर। वो बड़ा सिंपल से एक प्रोसीजर होता है, हर एक के अपने पैरामीटर्स होते हैं। आप उस पैरामीटर की बेसिस के ऊपर अपने ट्रांजेक्शंस को लेते हैं, 5 ईयर एंड से पहले की, बिफोर, और 5 सूनर आफ्टर द ईयर एंड की। तो जो पहले 5 पेमेंट्स हैं वो 5 पेमेंट्स आपने ली, उन 5 पेमेंट की आपने वोचर नंबर लिखे, डेट लिखी। अब उसमें सीक्वेंस टेस्टिंग होती है। आखिरी 5 वोचर है तो आखिरी 5 वोचर की सीक्वेंस क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल बैंक पेमेंट वोचर 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ये सीक्वेंस होनी चाहिए आपकी। अब एक 56 है, दूसरा 80 है, तीसरा 90 है, चौथा 100 है, पांचवा 101 है। तो अब आपकी यहाँ पे सीक्वेंस उसकी आपस में सेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट 5 पेमेंट्स आपने सिलेक्ट नहीं की। तो कट ऑफ में क्या होता है? आपने आखिरी 5 पेमेंट्स को ही लेना होता है, या सैंपल के ऊपर आखिरी ले लें, लेकिन हम नॉर्मली सैंपल जो होता है 5 के ले रहे होते हैं। अब ये किस तरह से करेंगे ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, यहाँ पे बताने का फायदा नहीं होगा जी। जहां तक कोई इशू, आप के पास क्या कोई इल्म है गैब का? नहीं, आप उसकी कोई जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी? कैसे करेंगी? फिर तो आपको पूरी की पूरी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को करना चाहिए। जो इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और वो बाकी पैरामीटर होते हैं, ये जब आप क्लाइंट को सेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले आप ओवरऑल क्लाइंट के एटीट्यूड को देखकर, क्लाइंट के ओवरऑल वैल्यूज को देखकर, क्लाइंट के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखकर, क्लाइंट के कंट्रोल्स को देखकर आप असेस कर लेते हैं। अगर कंट्रोल्स क्लाइंट के बहुत अच्छे लगे हुए हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिजाइंड है, तो फिर ये रिस्क आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अदरवाइज रिस्क क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको देखते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। तब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ कैश के प्रोसीजर को देखना है और कुछ बैंक के प्रोसीजर को देखना है। अब जरा हम बुक पर रीडिंग कर लेते हैं कैश एंड बैंक की और दे लेते हैं कि इसको किस तरह से हम डील करेंगे। चला ये प्रोजेक्टर? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा। ये 3 दोस्त हैं जो है ना, ये 3 दोस्त हैं, यही इनका पॉडकास्ट भी आ रहा है आप लोगों का, आप तीनों की आ रहा है। देने मुझे पता चल गया था उसको कभी, हालांकि मुझे पता नहीं है कि आप तीनों दोस्त हैं, लेकिन मुझे इतना पता है आप तीनों के पॉडकास्ट हो सकते हैं, तीनों आप इकट्ठी होती हैं। रिकॉर्ड हो गया पॉडकास्ट आपका? हाँ भाई चौधरी, हंसते बड़े हो मैं। हाँ समझ आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी सही आ रही समझ।
बैंक ने नकली नोट रखे हो तो यार नोट चेक करने की मशीन होती है ना, नोट चेक करने की मशीन होती है, उसके नीचे आके चेक कर लोगे। क्या चीज? एक मशीन बताओ, मशीन के नीचे तुम रख लो दो, तुम्हें शक है 2-3 नोट निकलवा के उसके नीचे रखो, उसको इस कॉपी में से ये नोट निकालो, फिर अगर 5-6 नोट ठीक निकल आते हैं तो ठीक है, अगर 5-6 नोट ठीक नहीं निकलते मतलब क्या है कि कोई तुम्हारे जैसा जैली अकाउंटेंट बैठा हुआ है, 2 नंबर लगा के फ्राडिया वाली काम किया हुआ है उसने वहां पे। अकाउंटेंट को क्या हो गया? हाँ हाँ, देखो ये तो फिर बात ये है ना कि जब आप क्लाइंट के कंट्रोल्स को समझेंगे तो वहां पे चीज समझ आ जाएगी आपको। अगर कंट्रोल वीक है तो फिर आपको उस पर रिलाई नहीं होगा, तो बातें तो सारी कंट्रोल के साथ लिंक हो जाती हैं फिर। सबसे पहले जो हम अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं ये कैश एंड बैंक की है करंट एसेट्स के अंदर। तो जो इस एरिया में है वो क्या है जी? फीचर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ बैंक एंड कैश बैलेंसेस। तो हमने क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं ऑडिट के दौरान। बैंक बैलेंसेस की कंफर्मेशन किस तरह से भेजनी होती है। ऑडिट वर्क ऑन रिसीट ऑफ द बैंक रिप्लाईज, जो बैंक से जवाब आते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। फिर कैश बैलेंस है, फिजिकल काउंट आप किस तरह से करते हैं। वैसे मैंने भी आपको ना वो तो बता दिया है जो कैश काउंट है। मैंने बैंक बैलेंस के ऊपर अभी कंफर्मेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया था, यानी वो रीडिंग करेंगे तो उसके साथ कवर हो जाएगा। ये जो पहला 5.1 है रीडिंग मटेरियल है, इसको याद नहीं करना आपने। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर बैंक बैलेंस आर अमाउंट्स हेल्ड इन बैंक अकाउंट एंड कैश balances are bank notes and coins. All the coins are likely to be immaterial. Assets held as bank balance and cash can be at risk of loss. There may be a fraudulent activity or the misappropriation of money by employee or others. ये जो बातें आप कर रहे थे वो वाली बातें हैं। Particularly when many individuals have authority for dealing with the receipt and payment. वही 2 तालों वाली बात है, अकाउंटेंट भी और कैशियर। However, bank balance and cash are also easily checked एंड वेरीफाइड। इनको आसानी से चेक भी किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है। बैंक बैलेंस कैन बी कंफर्म डायरेक्टली इन राइटिंग बाय द बैंक्स थर्ड पार्टी एंड कैश कैन बी फिजिकली काउंटेड। बैंक बैलेंस के ऊपर कंफर्मेशन भेज लेते हैं और कैश के ऊपर फिजिकल कैश काउंट कर लेते हैं। बैंक बैलेंस एंड कैश आर आल्सो यूजुअली सब्जेक्ट टू रिगोरियस इंटरनल कंट्रोल्स। इनके ऊपर बहुत आपके टफ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं टू प्रिवेंट लॉस एंड थेफ्ट। अभी जो बातें हम कर रहे थे कि कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए। इन मैनी कंट्रीज इट इज रेगुलर प्रैक्टिस फॉर बिजनेस एंटिटीज टू रिसीव रेगुलर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम देयर बैंक। तो हम बैंक स्टेटमेंट भी क्या हो रही आती है, आ रही होती है क्लाइंट से, तो वहां पे भी आपको रिस्क मिटिगेट होता रहता है कि हमारे भी जितने बैलेंस हमारे जीएल में आ रहा है और जितना बैलेंस बैंक में आ रहा है वो दोनों आपस में रिकंसाइल्ड है। ए फीचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर बैंक बैलेंस इज द रिकंसिलिएशन ऑफ द बैंक शोन इन बैंक स्टेटमेंट विद द बैलेंस रिकॉर्डेड इन द एंटिटी ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिससे क्या कहा जाता है कैश बुक या जीएल। तो जो बीआरएस होती है दिस इज द इफेक्टिव कंट्रोल कि आपको पता चलता रहता है कि आपका बैंक और कैश जो आपस में क्या रिकंसाइल्ड है या नहीं है। मिस चैप्टर नंबर जो है ना नॉन करंट एसेट्स वाला, वो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट होगा। ठीक हो, याद तक बात समझ आ गई आपको? तो ये रीडिंग मटेरियल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे जी बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस, कंफर्मेशन लेटर। अच्छा, मैं इसको खुद अभी पढ़ाने से पहले बता देता हूं ताकि आपके ज़हन में एक स्केच बनाओ। हम सबसे पहले लेते हैं लिस्ट ऑफ बैंक्स। क्या लेते हैं? लिस्ट ऑफ बैंक्स। और उस लिस्ट की करते हैं हम कंप्लीटनेस को इंश्योर। लिस्ट की कंप्लीटनेस को इंश्योर किस तरह से किया जाता है? हमारे पास पिछले साल भी ऑडिट हुआ हो अगर, तो पिछले साल की जो लिस्ट थी वो ले लेंगे और उसको इस साल की लिस्ट से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और ड्यूरिंग द पीरियड जो हमारे नए अकाउंट ओपन हुए हैं उनसे रिलेटेड हम बोर्ड की जो अप्रूवल्स हैं वो देखेंगे और जो नए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स होते हैं वहां से चेक कर लेंगे। और वो अकाउंट जो ड्यूरिंग द पीरियड आपके खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, वहां पे जो मैनेजमेंट ने डिसीजन किया है उनको बंद करने के लिए वो पढ़ लेंगे और उसके साथ बैंक का जो क्लोजर लेटर है उसको लेकर हम कंफर्म कर लेंगे।
इस तरह से जो आपके लास्ट ईयर के क्लोजिंग नंबर ऑफ अकाउंट्स थे उसमें फॉर द पीरियड के जो अकाउंट ओपन हुए वो ऐड करेंगे, और जो आपके अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड क्लोज हो गए हैं उसको माइनस करेंगे। तो फॉर द पीरियड की क्लोजिंग जो आज के दिन के ऊपर आपके बैंक की डिटेल्स हैं या बैंक की जो लिस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, सम टाइम बैंक आपको, क्लाइंट आपको सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करता। अब हम उसमें करते क्या है, जब हम कंफर्मेशन लेटर लिखते हैं तो उसमें हम एक लाइन डाल देते हैं कि भाई अगर इस अकाउंट के अलावा, अगर इस अकाउंट के अलावा आपके बैंक में, आपके किसी और ब्रांच में, कहीं और पे भी अगर कोई इस कंपनी का अकाउंट ओपन हुआ है तो आप उसकी भी डिटेल हमें क्या कर दें, बता दें। तो वहां से जो बैंक का रिप्लाई आएगा वहां से भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि बैंक बैलेंस वहां से मिस हुआ है या नहीं हुआ। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के जीएल्स हैं, जो कंपनी के जनरल लेजर्स हैं, जाहिर बात है जितने बैंक अकाउंट होंगे उतने ही जीएल ओपन होंगे। तो आप क्या करेंगे, जीएल के अंदर जाके खुद ट्रेस कर लेंगे कि मेरे पास जीएल के अंदर, सिस्टम के अंदर कितने बैंक अकाउंट के जीएल्स आ रहे हैं। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जीएल्स के अंदर 20 बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं तो मेरे पास जो मैनेजमेंट की लिस्ट है वो भी कितने अकाउंट्स की होनी चाहिए, 20 अकाउंट्स की होनी चाहिए। और अगर मेरा वहां पे डिफरेंस आ जाए तो वहां से भी मैं कंप्लीटनेस को क्या कर लेता हूं, इंश्योर कर लेता हूं। अगर वहां पे 18 आ रहे हैं तो 2 कम है, फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 आप एडिशनल हमें दे। एक बात आपने याद रखनी है, मैनेजमेंट ने कोई भी डाटा आपको दिया है तो आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कि वो डेटा रिलायबल है या नहीं है। ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ये आगे हर जगह यूज होनी है। एक लिस्ट मैनेजमेंट ने आपको दी, वो लिस्ट आप सम हो कहते हैं कि कंप्लीट नहीं है। अब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज यू हैव टू ऑब्टेन द एविडेंस ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। और अगर आपको डाउट क्रिएट हो जाए मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर, कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के छुपाई हुई चीज, तो फिर आप उस केस में एडिशनल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट दी 18 बैंकों की, आपने अपने प्रोसीजर लगा के कितने निकाल ली, 20 निकाल ली। अब मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताई, मैनेजमेंट ने कितने अकाउंट्स बताए आपको, 18। 2 किसे आइडेंटिफाई किए हैं, आपने। तो जो 2 आपने आइडेंटिफाई किए हैं, बेटा इधर देखो क्या बात हुई है, बताओ। लिस्ट दी है सारी बैंक की, तो हमने उनको पेपर पास नहीं करना तुमने, लग रहा है मुझे। नहीं करना, तुम क्लास में एक्टिव होकर नहीं बैठे हुए। हाँ ये बताओ क्या बात हुई है। बैंक ने हमें 18 बैंकों की डिटेल दी है, ठीक है, हमने खुद की है, ठीक है, तो उसके आगे हम बता रहे आगे क्या था, हैं, बता रहे हैं। नहीं एडिशनल, मैंने क्या कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाते हैं आप। जी मिस क्या बात हुई है। आइडेंटिफाई कैसे किए हैं, क्या मैनेजमेंट ने हमें बताया था। तो ये क्या रिस्क क्रिएट करता है, इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो जब इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है तो फिर हमें उसको अकॉर्डिंगली देखना होता है, हमें अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना होता है। तो वो आगे जाके देखेंगे कि उसको किस तरह से डील करते हैं। एनीवे आपने कंफर्मेशन की कंप्लेंट इंश्योर कर लिया, उसके बाद आप कंफर्मेशन लेटर बनाते हैं। कंफर्मेशन लेटर हमेशा, ये वाला कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर के लेटर हेड पे जाता है। किस लेटर हेड पे जाता है, ये याद रखनी है बात आपने। जो बैंक कंफर्मेशन का लेटर है ये ऑडिटर के लेटर हेड पे जाता है, क्लाइंट के लेटर हेड पे नहीं जाता। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई। देखिए डेटर्स की कंफर्मेशन भेजनी है, क्रेडिटर्स की भेजनी है, एडवांसेस की भेजनी है, वो सारे के सारे लेटर हेड किसके होंगे, क्लाइंट के होंगे। बैंक बैलेंस के जो कंफर्मेशन है इसका जो इसके लिए जो कंफर्मेशन को टाइप करना है वो ऑडिटर के लेटर हेड पे टाइप किया जाता है। और बैंक कंफर्मेशन भेजनी है, इसका जो फॉर्मेट है ये आई कैप डिजाइन करता है कि आपने अपनी बैंक कंफर्मेशन में क्या क्या चीजें पूछनी है। ऑडिटर को ही कंफर्मेशन जाती है, लेकिन वो उसमें रिक्वेस्ट क्लाइंट कर रहा होता है, किसको, बैंक को, डेटर्स को। इस केस में रिक्वेस्ट बेशक क्लाइंट की होगी लेकिन लेटर हेड किसका होगा, ऑडिटर का होगा।
जी यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? टाइम कम है तो मैं खाली रीडिंग करते हैं तो साथ साथ चीजें क्लोज करते हैं इसको। कहते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ बैंक बैलेंस कैन बी डन इफेक्टिवली बाय मीन ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन टू द ऑडिटर्स बाय द बैंक एट विच द एंटिटी बैंक अकाउंट्स आर हेल्ड। दिस इज सिमिलर टू द रिटन कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम कस्टमर इन ऑर्डर टू चेक द ट्रेड रिसीवेबल। सेम वही है जी, जिस तरह रिसीवेबल में आप भेजते हैं इस तरह से आप थर्ड पार्टीज को या बैंक्स को कंफर्मेशन भेजते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो बैलेंस की कंफर्मेशन आपको आ जाती है। द ऑडिटर मस्ट डिसाइड टेकिंग अ रिस्क बेस्ड अप्रोच विच बैंक टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंफर्मेशन। ये जो पहली बात यहां पर लिखी है ना, मेरे मुताबिक बैंक इज द हाई रिस्क एरिया, बैंक इज द हाई रिस्क एरिया। तो इस केस में यू कांट टेक एनी रिस्क एंड यू हैव टू सर्कुलाइज 100% कंफर्मेशन। आप यहां पे क्या करते हैं, 100% सारे बैंक्स को कंफर्मेशन भेजते हैं और 100% बैंक की कंफर्मेशन के रिस्पॉन्ड हमें चाहिए होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। बैंक के अंदर हम 100% कंफर्मेशन भेजते हैं, लेस देन 100% का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके रिस्पॉन्स हमें चाहिए ही होते हैं। फिर वही बात, टिपिकली ऑल बैंक्स दैट होल्ड अकाउंट्स फॉर द क्लाइंट एंटिटी आर कॉन्टेक्टेड। जितने भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं सबको आप कॉन्टेक्ट करते हैं। However, the auditor may choose to omit some bank for reason of immateriality। तो यहां बैंक के अंदर इमटेरियल नहीं होता। हो सके आपके बैंक के अंदर जीएल में आपने जीरो बैलेंस दिखाया हो और एक्चुअली उस बैंक के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट हो, तो यहां पे इमटेरियल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने यही ध्यान में रखना है कि आपने सारे बैंक्स को ही कॉन्टैक्ट करना होता है। The auditor can use either of the possible approaches to the confirmation of bank balance, method 1 or method 2। Method 1 में क्या जी, the auditor list information about the bank balance from the client accounting records and ask each bank to confirm the balances are correct। Note बैंक में operate several different accounts for the same customers। तो वही बात है कि जब आप एक कंफर्मेशन भेजते हैं तो आप कहते हैं कि इसके अलावा कोई और इस अकाउंट की कंफर्मेशन आपके पास है, किसी और अकाउंट ओपन हुआ हुआ है इस कंपनी का, तो आप उसके बारे में भी हमें डिटेल दे दें। क्या चीज? जो क्लोज हो गए उस पर तो नहीं जाएगा ना, उस पर तो क्लोजर लेटर आ गया बैंक की तरफ से, तो ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर है ना। देखें आपका रिस्क किस के ऊपर है, क्लोजिंग डेट के बैलेंस के ऊपर है। अगर कोई अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड क्लोज हो गया था तो क्लोजिंग पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, तो उसके एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं करेंगे आप। उस केस में आप बैंक का क्लोजर लेटर ले लेंगे। अगर क्लोजर लेटर है तो वहां पे बात खत्म हो जाएगी। पहले केस में आपने क्या किया, आप बैलेंस लिखकर क्लाइंट बैंक को भेजें, कहीं कंफर्म कर दो इतना बैलेंस है या नहीं है। इसे कहते हैं आप एक मिनट, ये दो तरह की कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन होती है और नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन होती है। जो पॉजिटिव होती है उस केस में रिप्लाई आना जरूरी होता है और नेगेटिव के केस में रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो डिफरेंट है। मेथड 2 द ऑडिटर रिक्वेस्ट कंफर्मेशन ऑफ द रेलेवेंट बैंक विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिटेल टू द बैंक्स। इस केस में हम डिटेल नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि कहते हैं आप हमें डिटेल प्रोवाइड करें, ब्लैंक कंफर्मेशन हम भेजते हैं। और ये ब्लैंक कंफर्मेशन ही हम यहां पे प्रैक्टिकली भी भेजते हैं, हम लिखकर कुछ भी नहीं भेजते। The method provides stronger audit evidence, but it may be more time consuming for the bank to provide the required information। इस केस में बैंक को टाइम बहुत लग जाता है, जारी बात है, उन्हें कंफर्मेशन देनी है, एक एक चीज को देखना है। फिर उसमें सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, इसमें हम उनके जो चार्ज क्रिएट होते हैं उसकी डिटेल भी ले रहे होते हैं, इसमें जो मार्कअप चार्ज हुआ है उसकी भी डिटेल ले रहे होते हैं, करंट मैच्योरिटीज जो होती हैं उसकी डिटेल ले रहे होते हैं, जो लोन लिया होता है उसकी डिटेल भी ले रहे होते हैं, इसमें हम उनसे कोई गारंटीज ली हुई है उसकी डिटेल भी ले रहे होते हैं, इसके अंदर हमने कोई एलसी ओपन कराई है उसकी डिटेल भी ले रहे होते हैं। तो बैंक कंफर्मेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस को कंफर्म किया जाता है, बल्कि बैंक बैलेंस के साथ और भी जो बैंकिंग के साथ डीलिंग है और भी जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, अपनी कंफर्मेशन में ले रहे होते हैं। बट इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द बैंक इन पाकिस्तान एंड इन मेनी अदर कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड द बैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर्स। ये इट्स द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक्स में आता है। कहता है द टू मेथड आर सिमिलर टू द मेथड ऑफ द पॉजिटिव कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम द कस्टमर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो बेसिकली नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन और पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन होती है, ये उसके साथ ही मेथड 1 और मेथड 2 आपके मिलते हैं। इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट परमिशन मस्ट बी गिवन टू द बैंक बाय द क्लाइंट टू रिलीज इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, परमिशन देता है कि आप कंफर्मेशन भेज दें। The letter should be written in standard format that is acceptable to the bank and should include the client entity authorization to the bank to release information to the auditor। तो ये बेसिकली ये बात है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, ये फॉर्मेट जो है ना, ये हमें आई कैप देता है। कौन देता है जी? आई कैप देता है। मैं ATR 18 आई थिंक सो, मेरे जेहन में नहीं है लेकिन कुछ तो सही है।
The client entity may give standing authority to the bank to release information to auditor each year. If so, the letter should refer to the standing authority. Sometime क्या होता है कि आप कह देते हैं कि जनाब मेरी तरफ से जब भी ऑडिटर की तरफ कोई रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से खुली इजाजत है कि आप इनके साथ सारा डेटा शेयर कर सकते हैं, तो फिर उस केस में उनके अथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप अथॉरिटी लेटर साल लगा दें जो पहला साइन हुआ है तो वो साइन की जगह पे वो भी आपका चल जाएगा। द लेटर शुड बी सेंट बाय द ऑडिटर टू द बैंक, और जो ऑडिटर है वो इस लेटर को बैंक को भेजेगा। द लेटर शुड बी सेंट बाय ऑडिटर टू द बैंक, ऑडिटर कंफर्मेशन डिस्पैच करता है। लेटर हेड किसका यूज होता है? ऑडिटर का यूज होता है। द रिप्लाई शुड बी सेंट बाय द बैंक डायरेक्टली टू द ऑडिटर, जो रिस्पॉन्स आता है ये क्लाइंट को नहीं जाता बल्कि किसको जाता है? ऑडिटर को जाता है। आप ज़हन में बताएं, आप याद करके बताएं, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कब बेहतर होती है? जब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिसीव बाय द ऑडिटर होती है। तो अगर क्लाइंट के थ्रू रिसीव होगी तो रिलायबिलिटी उसकी नहीं होगी, और अगर वो डायरेक्टली आती तो क्या होगा? हमारे लिए रिलायबल होगा। The area covered by the confirmation letter include the following: confirmation of bank balances on all bank account at the end of the reporting period, जितना बैंक बैलेंस है उसको आप बता दें हमें। डिटेल ऑफ एनी अनपेड बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्जेस अनपेड है उसके बारे में बता दें। डिटेल ऑफ एनी लियंस चार्ज ओवर द एसेट ऑफ द क्लाइंट ऑफ द एंट्री, कोई आपने लियन क्रिएट किया हुआ है, चार्ज क्रिएट किया उसके बारे में बता दें। डिटेल ऑफ एसेट्स ऑफ द क्लाइंट एंटिटी हेल्ड बाय द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर लैंडिंग, सम टाइम क्या होता है बैंक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एसेट्स को आपके पास रखता है, आपने मॉर्गेज करवा दिए होते हैं, आपने लोन लेना था, आपने मॉर्गेज करवा दिया अपना घर, आपने अपना ऑफिस मॉर्गेज करा दिया, तो वो डिटेलें भी आप उससे पूछ सकते हैं कितना आपका सिक्योरिटी के तौर पर एसेट्स को प्लेज किया हुआ है। डिटेल ऑफ एनी अदर क्लाइंट बैंक अकाउंट डेट आर नोन टू द बैंक बट नॉट लिस्टेड इन द रिक्वेस्ट टू द बैंक फॉर कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस। ये वही बात है कि जब बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि आपको इसके अलावा भी कोई अकाउंट इनका ओपन है तो उसके बारे में भी आप क्या कर दें, हमें डिटेल दे दें। अब इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन एनी मतलब अगर उसने इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ तो मुझे भी इससे ज्यादा और बताने की चीजों की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, अब आपको बैंक का रिस्पॉन्स आ जाता है। बैंक का क्या आ जाता है जी? रिस्पॉन्स आ जाता है। जब रिस्पॉन्स आता है तो उसमें दो बातें होती हैं, जो आपकी डिटेल है वो और जो बैंक की डिटेल है वो क्या होंगी? आपस में रिकंसाइल होंगे। अगर तो रिकंसाइल है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। बट इफ द इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक बैलेंस बुक में लिखा हुआ 100 रुपए का और बैंक ने कंफर्म किया 200 रुपए का, तो मसला क्या हो सकता है? या कोई एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, कोई एरर और ओमिशंस हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं आपकी टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यू हैव टू ऑब्टेन द बीआरएस एंड परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन बीआरएस टू रिजॉल्व द डिफरेंस। दूसरी बात क्या आती है, समटाइम क्या होता है कि आपने कोई एलसी ओपन कराई हुई है, अब उसकी बात यहां पे नहीं हुई, आपने कोई बैंक गारंटी ओपन कराई है। अब एलसी जो ओपन होती है, एलसी के अंदर क्या होता है जी? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। पता ही लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आप लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या करता है? बैंक कहता है जी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अब बैंक के मुताबिक ट्रांजैक्शन डेट डिफरेंट होगी, आपके मुताबिक ट्रांजैक्शन डेट डिफरेंट होगी। जो करेंसी रेट की ट्रांसलेशन होती है वो ट्रांजैक्शन डेट पे होती है। अगर बैंक ने फॉर एग्जांपल कहा कि आपने एक एलसी ओपन कराई है 1 जून को और मैनेजमेंट कहती है हमारी जो एलसी ओपन हुई है 20 मई की है, बैंक के अपने कुछ पॉइंट्स के दरमियान में उनका अपना कुछ अपने कंट्रोल्स होते हैं, अपना प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद 1 जून को एंट्री की। अब 1 जून को जो एंट्री की है उसने फॉर एग्जांपल डॉलर में अगर मैं कहता हूं $1000 है और 1 जून को रेट था 300 का, तो कितना बना? 3 लाख। और जो आपका 20 में था $1000 ही थे लेकिन रेट क्या था? 280 का, तो 2,80,000 बना। अब दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। एंड यू हैव टू रिकंसाइल द डिफरेंस। अब यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है। वो रिकॉर्डिंग कम को होनी चाहिए या 20 को होनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। इसकी बेस पे डिसाइड होगा कि बैंक की फिगर ठीक है या आपकी फिगर ठीक है। अगर आपकी फिगर ठीक है, आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट करेंगे, आप उसकी बेस पे क्लियर करा लेंगे। अगर आपकी फिगर ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक कर लेंगे, एरर को बेहतर कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे 2 बातें होती हैं, कुछ आपके ऑन बैलेंस शीट नोट्स होते हैं, कुछ ऑफ बैलेंस शीट नोट्स होते हैं। अब जो ऑफ बैलेंस शीट नोट्स होते हैं उसमें फिगर का चेंज आता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री का चेंज नहीं आता। फॉर गारंटी की डिटेल्स हैं, गारंटी आपके मुताबिक डिफरेंट आ रही है, बैंक के मुताबिक डिफरेंट आ रही है, और अगर बैंक की अमाउंट ठीक है तो आप अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दें उसको, उसकी वजह से अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी होगी। फिर इसके ऊपर हम एक कंट्रोल शीट बनाते हैं, यानी जितने हमें रिस्पॉन्स आते हैं हम उसके साथ कंट्रोल शीट बनाते हैं। कंट्रोल शीट में हमने जितने आइटम्स की कंफर्मेशन ली होती है वो हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, आपका लोन का बैलेंस, सिक्योरिटी की अमाउंट, फिर उसके बाद आगे लिख लेते हैं गारंटी की अमाउंट, एलसी की अमाउंट, फिर मार्कअप कितना चार्ज हुआ उसकी अमाउंट,
फिर आपके जो बाकी एसेट्स के लिए है ना उसकी डिटेल या उसकी अमाउंट वो सारी आप लिख लेते हैं। आप करते हैं क्या, आप सारे बैंक की डिटेल को प्लस करते हैं, तो सारे बैंक का बैलेंस जमा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक या अदर एडजस्टमेंट वो इक्वल किसके होना चाहिए, जीएल के होना चाहिए। मार्कअप का टोटल बैलेंस मार्कअप एक्सपेंस से मैच करना चाहिए। मार्कअप की इनकम का टोटल बैलेंस मेरी मार्कअप की इनकम पीएनएल के अंदर मैच करना चाहिए। सिक्योरिटी का सारा बैलेंस कि कितनी अमाउंट की सिक्योरिटी हमने रखवाई हुई है वो मेरे जो फाइनेंसिंग के नोट है वहां से मैच करनी चाहिए। तो ये कंट्रोल शीट होती है, उसके अंदर हम सारी डिटेल्स को लिखते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा दूंगा कंट्रोल शीट का, अगर टाइम मिला तो। मेरे पढ़े होंगे, वैसे देखना पड़ेगा। कहता जी द मेन ऑडिट वर्क विल फोकस ऑन द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द बैंक and the client company bank reconciliation statement. A statement should be provided to bank for the period, for the end of the reporting period. Obtain or prepare bank reconciliation statement for each bank account. हर बैंक अकाउंट की आप बैंक reconciliation statement को obtain करें। If the reconciliation is prepared by the company, check its arithmetical accuracy. अगर कंपनी ने बनाई है तो उसकी arithmetical accuracy को टेस्ट करें। आपका बैलेंस as per GL plus unpresented check minus uncredited check is equal to the closing balance. Check the bank balance confirmed in bank confirmation letter against the balance used in the bank reconciliation statement. तो जो बैंक ने confirmation दी है उसको बैलेंस को चेक कर लें कि बैलेंस as per बैंक स्टेटमेंट वही है या नहीं है। Relate to other information contained in the information letter to other area of the audit. For example, accrued bank charges must be provided for in the financial statement. तो जितने आपके accrued charges हैं वो आपके वहां से मैच करने चाहिए। Check item appearing in the bank reconciliation statement against any available supporting evidence. For example, unpresented check in bank reconciliation statement should shown as have been presented in the subsequent bank statement. तो मैंने वो बात की कि जो आपके पास ईयर एंड पे जो बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स आ रहे हैं उस पे दो प्रोसीजर आपने लगाने हैं। एक, वो टाइम बार नहीं होना चाहिए। दूसरा, सब्सिक्वेंट ईयर एंड क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके बारे में आप काम कर लेंगे। रिव्यू द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर अनयूजुअल आइटम। आपकी जो मैंने अभी बात की थी कि कुछ ऐसी एरर्स या ओमिशंस होती हैं उसको आपने देखना है कि कहां पे एडजस्ट करना है। आप ये याद ना भी करें, आप बीआरएस को ज़हन में रख लें। आप बीआरएस को ज़हन में रख लें। बीआरएस में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। बैलेंस एज पर जीएल, जीएल से मैच होना चाहिए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन से मैच होना चाहिए। अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट लेंगे, उसके हम डेट चेक करेंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे कि टाइम बार्ड है या नहीं है। उन्हीं सेम चेक्स को हम सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड चेक कर लेंगे कि उनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। सेम इस तरह से अनक्रेडिटेड चेक पे काम करेंगे। फिर हम उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, जो कैश बुक की ट्रांजैक्शन है, जो एरर है, जो ओमिशन है, वो हमारी कैश बुक के बैलेंस में एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर बीआरएस बनानी आती है तो बीआरएस के कंट्रोल बनाना या बीआरएस के प्रोसीजर बनाना मुश्किल नहीं होगा। समझ आ गई बात की। Review the confirmation letter from the bank for any other information to be disclosed in the financial statement, for example, charges and assets and security of the loan. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई थी आपको। तो ये बीआरएस के प्रोसीजर हैं। ये कंट्रोल शीट के प्रोसीजर अभी उसने आपको नहीं बताया। कंट्रोल शीट के प्रोसीजर भी होते हैं कि कंट्रोल शीट के ऊपर क्या काम करते हैं। एनीहो, जो नहीं बताया वो सिलेबस में नहीं है। आगे कैश बैलेंस है, फिजिकल अकाउंट, ये रह गया। ये कल इंशाल्लाह फिर हम इसको रीड आउट, वैसे कुछ भी नहीं है, ये छोटे से 4-5 प्रोसीजर है। ये कल खत्म करते हैं इसको। The audit work performed on the cash balances will be largely dedicated by statement of consideration. In this context, materiality should be considered not only in terms of the statement of financial position amount, but also in terms of the value of the total transaction passing through the cash account during the period. Closing के ऊपर आपका कैश बैलेंस बेशक थोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन मेजर नहीं हुई। तो ड्यूरिंग द पीरियड अगर मेजर ट्रांजेक्शन हुई है मटेरियल नेचर की, तो आप उसको भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। इन एडिशन द ऑडिटर नीड टू appreciate that certain businesses hold cash in large number of location. तो जितनी लोकेशन है वो सारी आप कवर करें उसके अंदर। In total these balances may be immaterial whereas the amount of cash held in single location may be insignificant. आप काम क्या करते हैं, वो ऊपर वाला जो है ना, आप इसको रीड मटेरियल करें, ये नीचे हेडिंग्स जो है इसको याद कर लीजिएगा। The auditor should count cash at all locations simultaneously and in presence of the company official. ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, simultaneously? फॉर एग्जाम्पल, राइस का ये कैंपस है, राइस का एक और बिल्कुल साथ कैंपस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑडिटर के तौर पे आया हूँ इधर, मैंने आके कैश काउंट की, अभी इधर ही मैं आया हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने उधर जाना है। तो मैनेजमेंट ने कहा सर आए चाय शाय पिए, मैंने चाय पी और सर बैठे रोटी भी खा के जाए, रोटी भी खाई। सर बैठे थोड़ी देर बात करें, आजकल का हाल वाल बताया। ऑडिटर को नहीं पता था पीछे गेम पड़ रही है।
जो कैश इधर काउंट किया था वो उन्होंने उठाया, उठा के उधर ले गए। पहले इधर काउंट करवाया, फिर उधर जाके काउंट करवा दिया। तो साइमल्टेनियसली जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इधर भी उस टाइम में मौजूद हो, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग में भी उस टाइम में मौजूद हो, ताकि जो कैश की ट्रांसपोर्टेशन है या कैश की जो हैंडलिंग है उसके अंदर कोई आपको चैलेंज फेस करना ना पड़े। अब ये एग्जांपल आपको याद रहेगी तो आप पेपर में बैठ के साइमल्टेनियस लोकेशन को आसानी से रिमेंबर रख सकते हैं। After the count, the auditor should obtain a signed receipt of the amount of cash returned to the official after the count. तो बेसिकली जितनी आपने कैश काउंट की, वैसे कैश काउंट हम खुद फिजिकली करते नहीं, आप बेशक ये लिख भी सकते हैं पेपर के अंदर प्रोसीजर कि ऑडिटर जो है खुद परफॉर्म नहीं करता कैश काउंट, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है उस प्रोसेस को, तो हम उस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लेंगे। The auditor should check the cash balance obtained from the account against the client cash record and cash balance in draft financial statement. जो एक्चुअल फिजिकल कैश काउंट पड़ा हुआ है उस कैश काउंट का बैलेंस जीएल में भी तो नहीं आ रहा है, और जो बैलेंस जीएल में आ रहा है वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही आ रहा है, तो 3 वे मैच को करेंगे। इसको कहते हैं 3 वे मैच करना। फाइनेंशियल को जीएल से मैच करें और जीएल को फिजिकल स्टॉक काउंट, फिजिकल कैश काउंट से जाकर मैच करें। Where appropriate, the auditor should also investigate the treatment of any money advance to employees, for example against wages and salaries। वैसे यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो एडवांस को मेरे कैश काउंट से क्या तलक है, एडवांस का कैश काउंट से तलक नहीं है। इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं कि उसके एक लिस्ट बनवाते हैं, कट ऑफ प्रोसीजर लगाते हैं, ये सारे काम करते हैं, वो आप वहां पे लिख सकते हैं। ले जी, ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट एरिया भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कर लिया। इस टॉपिक को करते हैं आज क्लोज। कल इंशाल्लाह हाई इंपॉर्टेंट एरिया करंट एसेट्स का शुरू होगा, वो या इन्वेंट्री हो सकती है या ट्रेड डेटर्स हो सकते हैं। तो नोट्स मेरे पास इन तीनों के हैं, इसके भी नोट्स हैं, बाकी के भी मैं वो दोनों भी भेज दूंगा आपको। प्लस करंट एसेट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला 40% एरिया वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पिछ एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो छोटे छोटे प्रोसीजर आ जाएंगे, इनको हम साथ साथ कर लेंगे। किसी का कोई सवाल? जी जी देखें, डॉक्यूमेंटेशन की बेस है ना, तो डॉक्यूमेंट्स की जो सोर्सिंग होती है उसको देखना पड़ता है। बैंक अपने तौर पे ठीक कर रहा होगा, आप अपने तौर पे ठीक कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने पास डॉक्यूमेंट फिर कर लेंगे कि हमारे मुताबिक यही रेट बनता है और ये रेट ठीक है, हमने इसके ऊपर इसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि वो बैंक के लिए रिस्क डिफरेंट होते हैं। बैंक तो उसको ऑन बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है, आप उसको ऑन बैलेंस शीट रिकॉर्ड नहीं करते। बैंक इसको कहता है एक्सेप्टेंसेस। एक्सेप्टेंसेस में जितनी कमिटमेंट्स होती हैं वो भी बैलेंस शीट की फेस पे डबल एंट्री के थ्रू आती हैं। लेकिन जो हम हैं, हम तो इसको डिस्क्लोज करते हैं, हम इसको नोट, हम इसकी काउंटिंग एंट्री को पास नहीं करते। तो बैंक के लिए पैरामीटर डिफरेंट है, आपके लिए पैरामीटर डिफरेंट दोनों ठीक है अपनी जगह में। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी नो क्वेश्चन। जी ले जी, आज की क्लास को यहीं पे कहते हैं कंक्लूड। मिलते हैं चलो फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।